हेलो एंड वेलकम टू वेट ट्रेनिंग आई मीन जजमेंट रीडिंग। देखो ये है केस नंबर भारती केस 700 पेजेस का जजमेंट। फिर ये है अयोध्या केस राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, ये है 1045 पेजेस का जजमेंट। और ये है आधार केस 1448 पेजेस का जजमेंट। लेकिन ये जजमेंट इतने लंबे होते क्यों है और एक जजमेंट ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क होता है? हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी एक फन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज ये सोचिए कि एक पेशेंट हॉस्पिटल आता है सीरियस प्रॉब्लम लेकर और ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे एक्सरे निकालना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये गया। अभी इंस्ट्रक्शंस हुए ऑर्डर्स, तो प्रोसेस के दौरान जो भी डिसीजंस दिए गए होते हैं वो होते हैं ऑर्डर। इससे पेशेंट का इलाज नहीं कंप्लीट होता, लेकिन जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो आगे बढ़ता रहता है। अब सारी रिपोर्ट्स देखकर फुल डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर कंक्लूड करेंगे कि देखिए, मैं इस कंक्लूजन में पहुंची हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब ये हुआ जजमेंट, जिसमें आपकी रीजनिंग, आपका फाइनल डिसीजन, क्या क्या चीजें देखते हुए आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचे, ये सारी चीजें लिखी होती है। फिर लास्ट में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दवाई बताएंगे जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। अब ये प्रिस्क्रिप्शन हुई डिक्री, तो जजमेंट के बेसिस पे जो फाइनल फॉर्मल रिजल्ट होता है, रिलीफ होता है, उसे हम कहते हैं डिक्री। अब मैं ये मान रही हूँ कि आपको एक जनरल आइडिया मिल चुका है कि जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और डिक्री क्या होता है। अब हम एक एक करके इन तीनों ही चीजों को अच्छे से सिंपली डिटेल में समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल जजमेंट के साथ, जिसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हैं कि ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया। ए ने ना अपना घर बी को किराए में दिया होता है। अब स्टार्टिंग के कुछ महीने तो बी बहुत अच्छे से किराया दे रहा होता है, हर महीने की पहली तारीख को किराया दे देता है। लेकिन अब साल भर हो गया कि बी ना किराया दे रहा है, ना ही उस घर को खाली कर रहा है। तो तंग आते हुए ए बी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देता है। अब हम स्टेज बाय स्टेज समझेंगे कि हम फाइनली जजमेंट तक कैसे पहुंचते। तो सबसे पहले क्या होगा, ए ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कोर्ट बी को बताएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया गया, तुम रिस्पॉन्स तो फाइल करो। तो कोर्ट क्या करेगा, ए से पूछेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या रिलीफ चाहिए। सेम बी से पूछेगा कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या रिलीफ चाहिए। इन दोनों पार्टीज को सुनते हुए कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगा। अभी इश्यूज क्या होते हैं, तो वो मेन पॉइंट्स जिसपे कोर्ट को डिसीजन सुनाना होता है उसे हम कहेंगे इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या इश्यूज हो सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये तो ये होगा कि क्या ए लॉफुल ओनर है या नहीं, बी टेनेंट है या नहीं, बी को कितने महीने का किराया पटाना है, क्या इस किराए पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं। ऐसे डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो किसी भी केस के वो मेन पॉइंट्स जिस पे डिसीजन सुनाना होता है उसे हम कहते हैं इश्यूज। जैसे ही ये स्टेज क्लियर होगा, स्टार्ट होगा एविडेंस वाला स्टेज। तो ए और बी दोनों अपने साइड का एविडेंस प्रेजेंट करेंगे। ओरल एविडेंस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है। ये सारी ही चीजें हमने बहुत अच्छे से पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में डिस्कस किए। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू सीपीसी, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो एविडेंस में दोनों ने अपना एविडेंस प्रेजेंट किया, फिर विटनेसेस को बुलाया जाएगा जिसके लिए भी समन्स इशू होंगे, विटनेसेस आएंगे, वो एविडेंस सबमिट करेंगे। अच्छा ये बताना कि कोर्ट में जब ये सारी चीजें चल रही होती है तब जज क्या कर रहे होते हैं? तो जज ना जजमेंट लिख रहे होते हैं। शुरुआत करते हैं फैक्ट से। तो सबसे पहले वो लिखना स्टार्ट करेंगे कि ए को क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या फैक्ट्स है, उसको क्या रिलीफ चाहिए, बी का क्या रिस्पॉन्स है, उसको क्या रिलीफ चाहिए, दोनों पार्टी के बीच में क्या इश्यूज फ्रेम किए गए, क्या एविडेंस सबमिट किया गया, किस विटनेस को बुलाया गया, जिस दिन जिस विटनेस को बुलाया के वो आया या नहीं, उसने जो टेस्टिमनी दी, जो एविडेंस दिया वो एडमिसिबल था कि नहीं। और इन सारी चीजों को लिखने के बाद भी जजमेंट कंप्लीट नहीं होता है। सारी चीजें जब जज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए बताते हैं कि किस इशू में वो किस डिसीजन पे पहुंचे। लेकिन क्या इस पॉइंट पे जजमेंट कंप्लीट हो जाता है? नहीं, क्योंकि जजमेंट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है रीजनिंग का। तो जजमेंट का मतलब ना ये नहीं होता कि आप सीधा सीधा ये बोल दो कि पार्टी ए जीत गई या पार्टी बी जीत गई। नहीं, आपको रीजनिंग बतानी होती है। जजमेंट का मतलब ही होता है जज द्वारा दी गई रीजनिंग। तो इस जजमेंट में ना जज बताएंगे कि इश्यू 1 में मैं जिस डिसीजन पे पहुंचा हूँ या इश्यू 2 में मैं जिस डिसीजन पे पहुंचा हूँ उसके पीछे मेरी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या रीजनिंग थी, मैंने किस चीज पे रिलाई करते हुए इस डिसीजन में पहुंचा हूँ। ये सारी चीजें लिखी जाएगी और इसलिए जजमेंट इतने लंबे होते हैं। इमेजिन करिए कि किसी केस में अगर 20 हियरिंग हो रही है, उन 20 हियरिंग में जो भी चीजें हो रही, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, उन सारी चीजों को लिखा जाता है और इसलिए जजमेंट इतने लंबे होते हैं। और इन सारी चीजों को मिला के बनता है जजमेंट। देखो अब ना वार्म अप खत्म होता है, अब एक्चुअल वर्कआउट शुरू करते हैं। तो जजमेंट के रिलेशन में जो भी कुछ समझने को था वो हम ऑलरेडी समझ चुके। अब टेक्निकल पार्ट में एंट्री लेते हैं।
तो जजमेंट के रिलेशन में अगर आपको सिर्फ कोई एक चीज याद करनी है, आप याद करिए ऑर्डर 20 सेक्शन 33। अब जैसा कि हमने इंट्रो वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सीपीसी में आप ऑर्डर्स और सेक्शंस दोनों को साथ में पढ़ते हो, सिर्फ पहले ऑर्डर्स पढ़ लिया या सिर्फ पहले सेक्शंस पढ़ लिया, ऐसा नहीं, दोनों को साथ में पढ़ते हो। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ है ऑर्डर 20 जो जजमेंट की बात करता है, जजमेंट कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, उसका कंटेंट क्या होगा, कैसे डिलीवर किया जाएगा, और ये है सेक्शन 33 जो जजमेंट की बात करता है। तो जजमेंट के रिलेशन में अगर आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, ऑर्डर 20 सेक्शन 33, ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन हर चीज सिर्फ याद करने के एंगल से नहीं पढ़नी चाहिए, समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जजमेंट के रिलेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन पार्ट। तो जजमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, जो ये कहता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है स्टेटमेंट गिवन बाय द जज या फिर जज द्वारा दी गई डिटेल्ड रीजनिंग। अब ये जो जजमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होंगे, ये दिया गया है ऑर्डर 20 के रूल 4 में। अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस होगा, मतलब एक ब्रीफ समरी ऑफ फैक्ट्स क्या है, क्लेम्स क्या है, क्या डिफेंस है, ये होगा। फिर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, मेनली इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे कि वो क्या मेन पॉइंट्स है, क्या मेन इश्यूज है जिसमें कोर्ट को डिसीजन देना है। फिर उन इश्यूज पे डिसीजन दिए जाएंगे और लास्ट में हर डिसीजन के लिए जुडिशियल रीजन दिया जाएगा, जुडिशियल एनालिसिस दिया जाएगा कि इस डिसीजन पे कैसे पहुंचा गया। तो ये हो गए कंटेंट्स। अब ये जो जजमेंट बनाया गया है इसे पास कैसे किया जाएगा, तो प्रोसीजर ऑफ पासिंग दिया गया है ऑर्डर 20 रूल 1 में। सिर्फ दो चीजें ही इसमें, पहला प्रोनाउंसमेंट, तो जो जजमेंट होगा वो एक ओपन कोर्ट पे प्रोनाउंस किया जाएगा, ऐसा नहीं कि पार्टी को अकेले में बुला के बोला गया, नहीं, एक फॉर्मल सेटिंग में जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाएगा। तो प्रोनाउंसमेंट इन एन ओपन कोर्ट होगा और टाइम लिमिट भी बताई गई कि नॉर्मल केस में क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स होने के 30 डेज के अंदर जजमेंट को प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में 60 डेज तक ये एक्सटेंड हो सकता है। और लास्ट में बात की गई है कि जजमेंट जो बन गया है उसे पार्टीज को कैसे दिया जाएगा, तो कॉपी ऑफ जजमेंट की बात की गई है ऑर्डर 20 रूल 20 और 6D में। इसमें बताया गया कि जब पार्टीज कोर्ट को एक्सपेंसेस पे कर लेंगे वो अपनी कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं जजमेंट। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप करें तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर कोर्स ऑन सीपीसी, जिसमें हमने सारी चीजों को इतने ही अच्छे से डिस्कस किया। जैसे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट को पढ़ने का ऑप्टिमम तरीका क्या होना चाहिए, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाइड तरीके से उसे एक्सप्लेन किया। दूसरा, हर इंपॉर्टेंट क्लस्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको ढेरों इंटरैक्टिव वीडियोस मिल जाएंगी और इन्हें रिवाइज करने के लिए आपको स्मार्ट निमोनिक्स मिल जाएंगे। तीसरा, आपको हर चैप्टर में हर टॉपिक के लिए फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स मिल जाएंगे ताकि आप प्रोसीजर्स को अच्छे से विजुअलाइज कर सके और उनका स्ट्रक्चर समझ सके। देखो, मैं ऐसी कोई फेक हाइप नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ कि सीपीसी तो सिंपल है, नहीं। आई अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट प्रोसीजरल है, टेक्निकल है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लेकिन। मैं ये कह रही हूँ कि सीपीसी को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, अच्छे से समझा जा सकता है। तो अगर आप भी सीपीसी को अच्छे से समझना चाहते हैं, डू चेक आउट आवर कोर्स ऑन सीपीसी। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब हम हमारा दूसरा टर्म समझने वाले हैं जो कि है डिक्री। अब देखो, जजमेंट को तो हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया। जजमेंट में क्या क्या होता है, मैटर, फैक्ट्स, इश्यूज, रिलीफ, एविडेंस, डिसीजन, ये सारी चीजों को जजमेंट में लिखा जाता है। लेकिन मुझे ये बताना कि कोई भी इंसान केस फाइल क्यों करता है, बेसिकली अपने राइट्स जानने के लिए। तो जहां जजमेंट में ये सारी चीजें लिखी होती है, पार्टीज के राइट डिटरमाइन करने के लिए अलग से एक्सक्लूसिवली डिक्री लिखी जाती है। जजमेंट में जहां ये पूरी कहानी, ये पूरा प्रोसीडिंग लिखा होता है और इसलिए जजमेंट 100, 200, 1000 पेज की भी हो सकते हैं। पार्टीज के राइट्स के लिए अलग से डिक्री लिखी जाती है जो जनरली 1 से 2 पेजेस की या मैक्सिमम 30 पेज की हो सकती है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस पॉइंट तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो थोड़ा हैवी लगने लगता है या मोनोटोनस लगता है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़े स्टेप्स करके आए और आके अच्छे माइंड से कंटिन्यू करें। तो अगर आपको चीजें क्लियर है तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे ये बताना कि जजमेंट और डिक्री में पहले क्या आएगा। ऑब्वियसली पहले जजमेंट आएगा। देखो, जजमेंट में जो डिसीजन दिया गया है उसी के बेसिस पे तो पार्टीज के राइट्स डिफाइन किए जाएंगे। तो पहले जजमेंट लिखा जाएगा और जजमेंट के बेसिस पर डिक्री लिखी जाएगी। लेकिन जो डिक्री होती है, इट्स द फाइनल वर्ड ऑन द केस। अब डिक्री कैसे दी जाती है, फॉर्मल सेटिंग में दी जाती है। मतलब पार्टी को पास बुला के तो नहीं बोला जाएगा कि तुम प्रॉपर्टी के ओनर हो, नहीं। फॉर्मल होती है, इट्स रिटन, साइंड एंड सील्ड। अब डिक्री क्या काम करती है, तो डिक्री का ना मेन काम ये होता है, उसका एक्सक्लूसिव काम ये होता है कि वो पार्टीज के राइट्स डिफाइन करते हैं। किस नेचर के राइट्स, सब्सटैंटिव नेचर के राइट्स, कि तुम प्रॉपर्टी के ओनर हो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तो प्रोसीजरल राइट्स नहीं, सब्सटैंटिव राइट्स डिफाइन करती है। अब डिक्री में जो भी डायरेक्शन दिए होते हैं
वो ऑब्जर्वेशनल नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं होते, उसे कंप्लाई करना होता है। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर बी को कहा गया कि बी ए को 10 लाख रुपए देगा, तो बी को उसे देना होगा, उसे कंप्लाई करना होगा। अगर कंप्लाई नहीं होता, जो डिक्री होती है वो एनफोर्सिएबल नेचर की होती है, मतलब उसे एनफोर्स कराने के लिए, उसे एक्ट में लाने के लिए आप कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी पार्टी को डिक्री को चैलेंज करना है तो उस पर अपील हो सकती है, लेकिन कंडीशन बस ये है कि डिक्री ना एग्जीक्यूट नहीं हो जानी चाहिए। अगर डिक्री एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसका अपील नहीं हो सकता। और लास्ट में डिक्री को आप एक प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे ओरिजिनल एग्जांपल में चलते हैं। मानिए कि बी के लिए डिक्री आ गई कि बी को ए को 10 लाख रुपए देने हैं। अब ए को मान लीजिए एक्स को 10 लाख रुपए देने हैं, तो ए क्या कर सकता है, इसी डिक्री को एक्स को दे सकता है और बोल सकता है कि तुम ना बी से पैसे ले लो। तो डिक्री को आप एज प्रॉपर्टी भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डिक्री का एक जनरल आइडिया। चलिए अब जल्दी से टेक्निकलिटी समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिक्री की डेफिनेशन के साथ। तो ये दो जगह दी गई है, पहला सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर और दूसरा ऑर्डर 45 के रूल 1 के अंदर। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये एक ही चीज कहती है कि डिक्री क्या हुआ, ये एक फाइनल फॉर्मल डिसीजन होता है जो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिसाइड करता है। अ फाइनल फॉर्मल डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिसाइड करता है। अब इसके एसेंशियल्स क्या हुआ है, बेसिकली डिक्री वो होता है जो किसी सूट में एक्टिव जुडिशियल डिटर्मिनेशन के थ्रू एक फॉर्मल सेटिंग में दिया गया हो, जो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिसाइड करता है। तो ये हुए डिक्री के एसेंशियल्स और ये हुआ डिक्री का डेफिनेशन। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम के पार्ट में। तो देखो सीपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसमें अपेंडिक्स ए से लेके एच तक दिया गया। अब ये क्या काम करते हैं, तो इंडिया में जो डिफरेंट सिविल कोड्स है उसमें यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए ये जो अपेंडिक्स है ये डिफरेंट प्रोसेसेस, प्लीडिंग्स और ऑर्डर्स के लिए मॉडल फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत काम की, इसे जरूर देखिएगा। अब इसी में जो अपेंडिक्स डी है ये स्पेसिफिकली डिक्रीज से डील करता है। मैं बताती हूँ कैसे। डिजाइनर जी अब हमारे स्क्रीन पे डिक्रीज के डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाए जाए। तो ये जो अपेंडिक्स डी है ना, ये डिफरेंट जो डिक्रीज होती है उसके मॉडल फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है। तो इसे जरूर देखिएगा। सीपीसी की बैराक खोलिए, लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल है उसे देखिए, अपेंडिक्स डी में जाइए और डिक्रीज के डिफरेंट फॉर्मेट्स देख सकते हैं कि वो कितनी छोटी होती है, कितनी प्रिसाइज होती है। तो फॉर्मेट ऑफ अ डिक्री अपेंडिक्स डी में दी गई है। याद करने के लिए डी से डिक्री आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये तो हुआ फॉर्मेट। अब एक डिक्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, इसकी बात की गई है ऑर्डर 20 रूल 6 में। ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें कहता है। पहला ये कहता है कि अ डिक्री हैज टू बी इन अग्रीमेंट विद द जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जजमेंट कहता है कि पार्टी ए जीती है तो डिक्री ये नहीं कह सकता कि नहीं पार्टी बी जीती है। अ डिक्री हैज टू बी इन अग्रीमेंट विद द जजमेंट। अब डिक्री के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, सूट नंबर लिखा होगा, नेम ऑफ पार्टीज होगा, एड्रेस, क्लेम, डिफेंसेस, किसको कितनी कॉस्ट पे करनी है, वो सारी चीजें जो जजमेंट में लिखी है वो मैच होने चाहिए, ये कहा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि डिक्री कितने दिनों में पास की जाएगी, तो एक टाइमलाइन बताई गई है ऑर्डर 20 रूल 6A में। ये कहा गया है कि जजमेंट आने के 15 डेज के अंदर अंदर डिक्री पास हो जानी चाहिए। तो 15 डेज की टाइमलाइन दी गई है। नेक्स्ट हम समझेंगे काइंड्स ऑफ डिक्रीज को। तो देखो 4 टाइप की डिक्रीज होती है। हम बहुत ही इजी और सिंपल एग्जांपल लेके इन चारों में क्या डिफरेंस होता है उसे बहुत अच्छे समझने वाले तो ध्यान से सुनिएगा। पहली हो गई प्रेलिमिनरी डिक्री। अब मान लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। आप कोर्ट के पास पहुंचते हैं तो कोर्ट ये बोलता है कि हम ना इस प्रॉपर्टी को 50-50 डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अभी ना आगे का काम बचा हुआ है। ये सिर्फ एक चीज है, आगे क्या होना है, एक कमिश्नर अपॉइंट होगा जो प्रॉपर्टी को फिजिकली डिवाइड करेगा। कौन सा 50 एग्जैक्टली आपका है, कौन सा 50 आपके पार्टनर का है, ये पार्ट बचा है, लेकिन एक आ गया। तो प्रेलिमिनरी डिक्री का मतलब ये होता है जब काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन केस पूरा क्लोज नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे प्रेलिमिनरी डिक्री। नेक्स्ट आते हैं फाइनल डिक्री को, मतलब केस क्लोज हो चुका है। जैसे इसी एग्जांपल पे आगे चलते हैं। मान लीजिए कोर्ट ये बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम सेल आउट कर लेंगे, जो भी पैसा होगा उसका 50% आपका होगा, 50% आपके पार्टनर का होगा, केस इज क्लोज। तो फाइनल डिक्री मतलब आगे आप कुछ काम नहीं बचा है। तीसरा हो गया पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी। अब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्लेम्स हो, तो अगर कोर्ट कुछ क्लेम्स को फाइनल करके सेटल कर लेता है तो उसे हम कहेंगे पार्टली फाइनल, लेकिन कुछ क्लेम्स जो पेंडिंग रहते हैं उसे हम कहते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी। इसे समझने के लिए हमारा ओरिजिनल एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए ने बी को घर किराए में दिया होता है। अब मान लीजिए इस केस में कोर्ट बी को कहता है कि तुम्हें ना घर खाली करना होगा, ये फाइनल है। तो ये हो गया पार्टली फाइनल क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है। लेकिन बी ए को कितने महीने का रेंट देगा, कितने इंटरेस्ट में देगा, ये जो पूरा कंप्यूटेशन है ये अभी तक बचा हुआ है।
तो उसे हम कहेंगे पार्टली प्रिलिमिनरी। अब ये हुआ पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी। अब जो लास्ट टाइप है वो है डीम्ड डिक्री का। अब इसे डीम्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ओरिजिनल सेंस में डिक्री नहीं होती है लेकिन मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में केस फाइल किया गया जिसकी कोई लीगल बैकग्राउंड ही नहीं, उसका सब्सटेंस ही नहीं, या फिर उस केस का कोर्ट फीस नहीं सबमिट की गई, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? उस केस को डिस्पोज कर देगा। अब क्योंकि ये डिस्पोजल भी फाइनल है, इस डेफिनेशन में फिट होता है, तो इसलिए उसे डीम्ड डिक्री मान लिया जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, रेस्टिट्यूशन के जो केसेस होते हैं। मानिए इसी केस में जब बी को बोला गया कि तुमको 1 लाख रुपए देना है, अब बी अगर उसे कैंसिल करवा देता है, रिवर्स करवा देता है, तो उस रेस्टिट्यूशन को भी हम डीम्ड डिक्री कहेंगे। तो ये हो गए काइंड्स ऑफ डिक्री। और लास्ट, डिक्री की एग्जीक्यूशन की बात की गई है ऑर्डर 21 में, जो ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान डिक्री की एग्जीक्यूशन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, उसे रोकता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा डिक्री कंप्लीट होता है। अब जजमेंट हो गया, डिक्री हो गई, अब हम आ गए हमारे लास्ट पार्ट ऑर्डर में। जल्दी से इसे समझ लेते हैं और फिर लास्ट में एक क्विक रिविजन करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमने हॉस्पिटल वाला एग्जांपल लिया था वो आपको याद है? उसमें क्या था? पेशेंट आता है और ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे ब्लड टेस्ट कराना होगा, एक्सरे निकालना होगा, पेशेंट को एडमिट कराना होगा। अब ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस है, इसे डायरेक्टली तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे कि क्या बीमारी है, लेकिन ये सारे इंस्ट्रक्शंस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। बिल्कुल इन्हीं डायरेक्शंस को लीगल भाषा में ऑर्डर कहते हैं। तो कोर्ट में डे टू डे बेसिस पे कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए, पूरे केस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी केस में कोर्ट ढेरों ऑर्डर्स दे सकता है जो किसी भी केस की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट कह सकता है किसी भी पार्टी को कि तुम ना उस महीने की उस तारीख को आना, या फिर हमें इस टाइप का एविडेंस है, या फिर एडजर्नमेंट, स्टे ऑर्डर, इंटरिम इंजंक्शन, अमेंडमेंट को अलाउ करना। ये सारे के सारे ऑर्डर्स के ही एग्जाम्पल है। तो किसी भी केस को सुनते वक्त कोर्ट ढेरों ऑर्डर्स दे सकता है जिसकी ऑर्डर शीट बनाई जाती है। अब यहाँ पे आपको बस कुछ बातों को ध्यान देना और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और इसलिए जजमेंट और डिक्री समझने के बाद हम ऑर्डर को समझ रहे हैं। तो देखो, किसी भी केस को सुनने के बाद कोर्ट ढेरों ऑर्डर दे सकता है, लेकिन डिक्री पढ़कर हमने क्या देखा था कि डिक्री क्या होता है? ये एक फाइनल फॉर्मल डिसीजन होता है जो पार्टीज की राइट्स डिटरमाइन करता है। लेकिन ये जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर ऑर्डर पार्टी की राइट्स या लायबिलिटीज डिटरमाइन करे, नहीं। ऑर्डर का मेन काम होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करना, केस की प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना। तो ऑर्डर्स राइट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेट करे ऐसा जरूरी नहीं, उसका मेन काम है प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर का जो डेफिनेशन है ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, जो क्या कहता है कि कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि डिक्री नहीं है वो ऑर्डर हो जाएगा। वापस देखते हैं, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। तो यहाँ पे मैं ना आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगी, पहले बोल तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। हर डिक्री ऑर्डर होती है लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। लेट इट सिट फॉर अ सेकेंड। अब ये समझिए कि जो ऑर्डर है ना, ये बड़ी सी फैमिली से बहुत सारी चीजें, इसमें डिक्री भी आती है, लेकिन डिक्री ना इस फैमिली का हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर है। ये क्यों है? क्योंकि जो हर ऑर्डर है ये राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी डिटरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन डिक्री कर रही है। तो हर डिक्री ऑर्डर होता है लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर्स की अपील के बारे में बात की गई है ऑर्डर 43 रेड विद सेक्शन 104 एंड 105 में, और एग्जीक्यूशन के बारे में बात की गई है ऑर्डर 21 सेक्शन 36 में। ये जो सेक्शन 36 है ये डिक्रीज और ऑर्डर्स दोनों से डील करता है, और ये कहता है कि जिस तरीके से डिक्रीज एनफोर्सेबल होती है, आप डिक्री को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्डर्स भी एनफोर्सेबल होते हैं, बात की गई सेक्शन 36 में। अब चलिए जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जब भी कोई केस फाइल किया जाता है, जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है, आगे क्या होता है? फैक्ट्स लिखे जाते हैं, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, एविडेंस होता है, विटनेस होता है। इन सारी चीजों को देखने और सुनने के बाद एक जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए उन इश्यूज पे, उन मेन पॉइंट्स पे अपना डिसीजन सुनाता है, प्लस रीजन असाइन करता है कि उन्होंने वो डिसीजन क्यों सुनाया, और इसे हम जजमेंट कहते हैं। तो जजमेंट में ये सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन एक्सक्लूसिवली पार्टीज के राइट्स के लिए जजमेंट के बाद डिक्री लिखी जाती है। तो पहले जजमेंट आता है जिसमें सारी चीजें होती है, लेकिन सिर्फ पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन करने के लिए डिक्री लिखी जाती है। अब केस फाइल होने से जजमेंट आने तक या फिर डिक्री आने तक बीच बीच में कोर्ट के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर्स इशू किया जाता है। तो ये हुआ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। अब जल्दी से टेक्निकलिटीज भी देख लेते हैं।
तो जजमेंट को डिफाइन किया गया है सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर। ये क्या कहता है? जज एक्सप्लेनिंग रीजंस ऑफ द डिसीजन। सिंपल भाषा में जज द्वारा दिए गए रीजन जो होते हैं उसे हम जजमेंट कहते हैं। अब जजमेंट क्या पर्पस सर्व करता है? ये समझाता है कि किसी कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो किस चीज पे डिपेंड करते हुए लिया हुआ है, मेनली रीजनिंग की बात करते हैं, इसे कहते हैं जजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं डिक्री पे। तो डिक्री को डिफाइन किया गया सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर। इसका सिंपल मतलब होता है एक फॉर्मल फाइनल डिसीजन जो पार्टीज की राइट्स को डिटरमाइन करता है। तो ये मतलब होता है डिक्री का। डिक्री एक्सक्लूसिवली पार्टीज के राइट्स के साथ डील करती है। अब ये डिक्री क्या पर्पस सर्व करती है? ये पार्टीज के सब्सटैंटिव राइट्स डिटरमाइन करती है कि तुम प्रॉपर्टी की ओनर हो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। ये स्पेसिफिकली राइट्स के बारे में बात करती है। अब लास्ट आ जाते हैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। इसका सिंपल मतलब ये होता है अ फॉर्मल डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो डिक्री तो फाइनल राइट्स के बारे में बात करती है, लेकिन ऑर्डर प्रोसीजरल होता है, बीच की चीजें डिसाइड करता है। तो अ फॉर्मल डिसीजन विच इज नॉट अ डिक्री। अब ऑर्डर क्या पर्पस सर्व करता है? इट रेगुलेट्स कोर्ट प्रोसीजर। तो जहां ये सब्सटैंटिव राइट्स की बात करता है, जो ऑर्डर होता है वो कोर्ट के प्रोसेसेस को, कोर्ट के प्रोसीजर्स को रेगुलेट करता है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में हमने पूरे सीपीसी को बहुत अच्छे से फुल फ्लेजेड तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस कोर्स की सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। और जाते जाते एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस, चाहे आप हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक आप इंटेंडेड काम नहीं कर लेते वो वीडियोस देखना काम नहीं आएगा। उसी तरीके से चाहे आप कितनी भी एक्सप्लेनर वीडियोस देख लो, जब तक आप एक्चुअल बुक से नहीं पढ़ लेते, देखी हुई चीजें आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी। तो जब आपने इतनी मेहनत कर ही लिए, डू योरसेल्फ अ फेवर, सीपीसी की बैरक खोले या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करे एंड जस्ट गो थ्रू द सेक्शंस। आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मतलब आपके केस को एक फाइनल डिग्री मिल जाएगी। डू यू गेट इट? आई होप यू डू। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।